સ્વાગત છે આપનું બજારની વાતમાં। હું નીરજ કંસારા આપની સાથે જોડાયો છું ને આજે બજાર પર વાત કરવા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટના વરિષ્ઠ વિશ્લેષક સુनील सुब्रमण्यम साहब। सुनील जी, स्वागत आपको सीएनबीसी बाजार में। और सर वेरी गुड आफ्टरनून। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, देखिए मार्केट के अंदर हमने अभी तो एक रेंज बाउंड लेकिन थोड़े उतार चढ़ाव वाले सेशंस बहुत देखे हैं। हमने अगस्त के अंदर 25,000 के ऊपर जाने का प्रयास किया, 25,150 के आसपास से बाजार में थोड़ी बिकवाली हमें आते हुए देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल हम वही एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन सर किस तरीके से बाजार का सेटअप अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है जहां से एक बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट मिलने की एक अभी आशा हमें बनती दिख रही है, दूसरी तरफ अच्छा मानसून भी रहा है, उसकी वजह से भी एक जो एग्री आउटपुट है वो एक बढ़ने की एक आशंका है। दूसरी तरफ से हमें जिस तरीके से टैरिफ के फ्रंट पर भी थोड़ी अभी समस्याएं हैं, वो अभी भारत के लिए थोड़ी और चिंताएं बनी हुई है। लेकिन ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू में आप अभी बाजार को कैसे एक नाप के चल रहे हैं? देखिए, क्या है कि बाजार की चाल ऐसे ही रहेगी। जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं आप, थोड़ी ऊपर, थोड़ी नीचे, थोड़ी ऊपर, ऐसे ही रहेगी। और इसका मेन कारण है जो आपने बताया ना, ये सब अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर है, टैरिफ नेगेटिव ट्रिगर है, वो सब ठीक है। मगर बात क्या है, सिंपल सी बात है कि एफआईआईएस को अभी भी इंडियन मार्केट में दिलचस्पी बहुत तेजी से नहीं है। और इसके पीछे कारण है कि जो वैल्यूएशन में ऑलरेडी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी शामिल है आज के दाम में। तो जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा दिया वो उस वैल्यूएशन के लिए उनको ठीक है, मगर फ्रेश पैसा लगाने के लिए एक जीएसटी के कारण जो ग्रोथ की बूस्ट दिख सकती है वो जब होएगी ना, क्योंकि वो अभी एक्सपेक्टेशन के ऊपर निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट महंगी है। तो जब ये नंबर्स एक्चुअल दिखेंगे नंबर में, देखिए अभी पीएमआई का नंबर भी अच्छा आया, फिर भी एफआईएस ने अपना रुझान बदला नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन होता है वो तो है, मगर एफआईएस की क्या चीज है वो देख रहे हैं कि इंडिया से बहुत सस्ता है चीन का मार्केट। सेकेंड, अमेरिका टैरिफ लगा रही है, तो अमेरिका से हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे इम्पैक्ट आ सकता है। और इंडिया ने जो टफ स्टांस लिया है अमेरिका के जो टैरिफ के खिलाफ, यानी सॉल्यूशन सामने नहीं दिख रही है कि ये 50% घटेगा। क्योंकि अगर बातचीत हो रही होती और कुछ एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो कहते हैं ना कि टैरिफ घटने की एक उम्मीद है, वो तो नहीं है। हम टैरिफ को कम्बैट कर रहे हैं जीएसटी क्रेडिशन के जरिए, शायद करेंसी डिप्रिसिएशन जरिए कुछ पावर्स करेंगे हम। मगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जो 6, 5.5, 6 की जो ग्रोथ स्टोरी है कि टैरिफ के कारण 6 तक घट सकती है, जीएसटी कंज्यूमर वापस 6.25 के ऊपर बढ़ सकती है, ये सब विद इन द सेम रेंज है। तो एफआईएस को फ्रेश निवेश करने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पॉजिटिव की जरूरत है, जो अब तक नहीं दिख रही है। जब ये कंजम्पशन आंकड़े आएंगे शायद अगले क्वार्टर में, ईपीएस की ग्रोथ आएगी, शायद तब एफआईएस का रुझान बदलेगा। और डीआईएस के पास सिचुएशन क्या है, खरीदने के लिए पैसा है, मगर उतना नहीं है जितना मार्च एंड में था। क्योंकि मार्च एंड के बाद अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त तक डीआईएस ने भरपूर 60 to 65,000 करोड़ पर मंथ का खरीदारी, यानी 4.5 महीने में करीबन 3 लाख करोड़ की खरीदारी की है। तो अब डीआईएस जो कि जीएसटी की रेट कट के कारण जो खरीद रहे हैं, एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीद रहे हैं, किसी और चीज को बेच के ही वो खरीद पा रहे हैं। तो डीआईएस की बाइंग में भी क्या हो कि एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, राइट। तो जहां पे उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट देखा है उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जहां पे शायद आउटलुक उतनी ठीक नहीं लग रही है वहां पे भी वो प्रॉफिट या लॉस वो बुक कर रहे हैं, और उसको एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐसे सेक्टर में जहां जीएसटी की एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रही है कंजम्पशन की, तो वहां पे डिवर्ट कर रहे हैं। तो मार्केट इसलिए वो आपको ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, एक रेंज में है, और आने वाले दिन में वही रहेगी। क्योंकि जो भी भयंकर गिरावट किसी सेक्टर में आएगी तो डीआईएस आके उधर खरीदेंगे, क्योंकि उधर उनको वैल्यू दिखेगी। तो मार्केट में एक भयंकर गिरावट की तो मेरी उम्मीद नहीं है, पर भयंकर बढ़त के लिए एफआईएस के मन में बदलाव की जरूरत है, और उसके लिए कुछ ट्रिगर शायद आने की भी जरूरत है। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી કોઈ બહુ મોટા ઘટાડાની અપેક્ષા નથી, પરંતુ વધારે તેજી માટે અહીંયા એફઆઈએસનું પॉजिटिव થવું ખૂબ ज़रूरी बनी जाए है। लेकिन सुनील जी, जैसे आपने कहा कि और हम बहुत समय से ये चर्चा करते आ रहे हैं कि वैल्यूएशन अभी भी भारतीय बाजार के थोड़े महंगे चल रहे हैं। पिछले कई सालों से
भारतीय बाजार थोड़े वैल्यूएशन के मामले में थोड़े प्रीमियम ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वैल्यूएशन नीचे आने के लिए यहाँ से अर्निंग्स में सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि हमने देखा था Q1 भी बहुत की तरह अच्छा नहीं रहा था, या फिर यहाँ पर एक जब अभी जिस तरीके से बाजार चल रहा है एक टाइम वाइज करेक्शन की बाजार को ज़रूरत है कि जिससे एफआईआईज भी थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, और उनकी दृष्टि से सर क्या पॉजिटिव रहेंगे इंडिया में वो फ्लो वापस डाइवर्ट करने के लिए? तो एक वो जो टाइम करेक्शन की बात करी वो अक्टूबर से शुरू होगी, क्योंकि अक्टूबर में क्या होता है उस अर्निंग सीजन के साथ सभी कॉर्पोरेट्स गाइडेंस अपना फ्यूचर का जो देते हैं उससे अगले साल के लिए एक मायना उठा सकते हैं, यानी FY 26-27। तो अगर उसका डिस्काउंटिंग, और मान लीजिए देश की नॉमिनल जीडीपी 9-10% के लेवल पे बढ़ रही है, तो नेचुरली ईपीएस ग्रोथ भी उस लेवल पे आप ले लेंगे मिनिमम, तो उस लेवल से आपको वैल्यूएशन 22 से 20 के करीब आ सकते हैं। तो एक टाइम करेक्शन अक्टूबर से मैं शुरू होते हुए दिख रहा हूं, तो वो एक पॉजिटिव आएगी एफआईएस के मन में कि इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ एक और साल अगर बढ़ गया तो टाइम वैल्यू का एक इंपैक्ट आ जाएगा। वो सेकेंड, आपने कहा अर्निंग्स की ग्रोथ, तो अब ये कंजम्पशन की बूस्ट जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, राइट। अब बात यह है कि क्या कंपनियां अपने मार्जिन्स को कट करके वॉल्यूम को बूस्ट करने की कोशिश करेगी, या अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करते हुए वो ज्यादा कम ही ये जीएसटी का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करेंगे। ये आपको आने वाले दिन ही बताएंगे, और उसका रिजल्ट आपको जनवरी के अर्निंग सीजन में ही दिखेगा, क्योंकि अक्टूबर 23 को ही दिवाली है जो सबसे बड़ी फेस्टिवल है, और इसके बाद क्रिसमस भी आती है। तो ये दोनों का इंपैक्ट आपको इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर के ईपीएस जो आती है जनवरी 10 से शुरू होते हैं, तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ईपीएस ग्रोथ कैसी है, कि अब अच्छी बढ़ रही है। ये फेस्टिवल सीजन का इंपैक्ट भी उनको ईपीएस ग्रोथ में दिखा। तो मेरा ख्याल में एफआई की वापसी मैं दो दो स्टेजेस में देख रहा हूं, एक अक्टूबर मिडिल से एक टाइम करेक्शन, और फिर जनवरी से जो इस फेस्टिवल सीजन की इंपैक्ट ईपीएस ग्रोथ पे दिखेगी, और उसका भी फिर फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट रहेगा। तो ये दो ट्रिगर्स देखना है, मगर उसके अलावा भी खाली इंडिया की बात नहीं है। एफआईएस के लिए इंडिया एक स्टॉक है, तो एक स्टॉक के मामले में देखें तो हमारी वैल्यूएशन हाई है क्योंकि किसी और की सस्ती है, तो उधर एलोकेशन ज्यादा जा रहा है। तो अगर चीन के मार्केट में कुछ नेगेटिव चीज आ जाए, साउथ कोरिया के मार्केट में कुछ नेगेटिव चीज आ जाए, तो इमीडिएटली उनका रुझान इंडिया की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी तक टैरिफ के सिवाय कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। आपने भी जिक्र किया कि मॉनसून अच्छी है, जीएसटी का भी रेट कट हो रहा है कंजम्पशन बूस्ट के लिए, और उसके अलावा आरबीआई ने भी बहुत सपोर्टिव स्टांस लिया है, गवर्नमेंट ने भी टैक्स कटौती इनकम टैक्स में भी किया है। तो सब चीज पॉजिटिव है इंडिया के लिए, मगर क्या है कि बहुत सारे पॉजिटिव दाम में है। तो अगर दाम हमारा बाकी देश के दाम के मामले में आज महंगा दिख रहा है, अगर वो रिलेटिवली कम हो जाए क्योंकि उस देश में कुछ मुसीबत आ जाए, वो एक पॉजिटिव आ सकती है इंडिया के लिए। सेकेंड चीज है फेड की रेट कट। अब फेड की रेट कट तो अभी पॉजिटिव दिख रही है, मिस्टर पावेल की जैक्सन होल की स्पीच से मार्केट एक पॉजिटिव उठा रही है, मगर जब रेट कट होगा तब आपको क्या होगा कि चीज की एक रिस्क ऑन जो होगा, इमर्जिंग मार्केट को जो पैसा मिलेगा उसमें इंडिया का एक हक तो मिलेगा, क्योंकि इवन पैसिव फंड्स जो से एमएससीआई का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें इंडिया का शेयर 16.9 है। तो अगर वहां पे एक पैसिव फ्लोस आपको इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में आती है, तो हर 100 रुपए में आपको 17 रुपए तो इंडिया आना ही है, तो उससे भी एफआई की फ्लोस बढ़ सकती है। तो दो बड़े ट्रिगर्स मैंने बताया आपको कि एक अक्टूबर का टाइम करेक्शन और जनवरी का ईपीएस करेक्शन, मगर उसके अलावा ये दो तीन चीज बिटवीन में आती है तो फिर एफआईएस का फ्लोस वापस इंडिया में बढ़ सकती है। तो ये उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन ये होगा। कब, कहाँ और कैसे, ये हम आगे आने वाले वक्त ही बताएंगे। એટલે જો આ બધા પોઝિટિવ ટ્રિગર્સ અહીંયાથી ખાસ કરીને એફઆઈએસ આપણને ધ્યાનમાં રાખતા દેખાશે એક ભવિષ્યની આ રણનીતિ માટે, અને જ્યારે પણ આવશે ત્યારે આપણને ખાસ કરીને આ સંકેતો પર એક ખાસ નજર રાખવાની રહેશે। सुनील सर, आपसे एक चीज़ ये भी जाननी थी कि देखिए हम कंजम्पशन बूस्ट की तो एक बात कर रहे हैं यहाँ पर, खास करके जीएसटी कट को लेकर और उसके रिलेटेड, लेकिन ये टाइम के बीच हमने देखा है कि सरकार ने, जब हम पिछले साल की बात करते थे दिवाली के अराउंड, तो एक
इंफ्रा स्पेंडिंग में थोड़ा कमी होने की हमें बात ज़्यादा सामने खली थी। फिर हमने 2025 के स्टार्टिंग से देखा था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा था सरकार की ओर से भी, और जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हुए अभी भी हमने देखा है कि इंफ्रा के रिलेटेड बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें अनाउंस होते हुए दिख रहे हैं। सर, लगता है कि ये जो साइकिल है ये भी एक आने वाले समय के अंदर जो ग्रोथ है उसको एक सपोर्ट देती रहेगी, और उसकी वजह से भी थोड़ा कंजम्पशन में भी हमें फ़ायदा होते हुए दिखने को मिलेगा। तो ये दोहरा फ़ायदा कंजम्पशन के लिए आपको लगता है कि काम कर जाएगा? कर जाएगा, मगर ये जो सेकंड बात आपने कहा कि कैपिटल गुड्स की ग्रोथ के साथ आपको नौकरियां क्रिएट होगी, फिर इनकम बढ़ेगा, फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, वो एक सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट है। उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स की खर्चा हो रही है, प्राइवेट सेक्टर अभी ग्रीन शूट्स है। एलएनटी के सीईओ ने बताया कि उनकी प्राइवेट सेक्टर से ऑर्डर बुक बढ़ रही है, सभी बड़े दिग्गज ग्रुप ही उनको ऑर्डर दे रहे हैं। मगर कैपेक्स की साइकिल में ना ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट लगने में 12-18 महीने लगते हैं। तो ये थोड़ा एक टाइम बाउंड इफेक्ट है। थोड़ा सेकंड कंजम्पशन बूस्ट कैपिटल गुड्स की जो एक साइकिल के कारण वो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जब दब के कैपेसिटी क्रिएशन पे घुसेगी ना, तभी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो एक मीडियम टर्म तौर पर जो बात आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि सेकंड ऑर्डर कंजम्पशन बूस्ट आ सकता है, मगर उसके लिए वक्त लगेगा। मेरे ख्याल में एटलीस्ट 12 टू 18 मंथ्स का वक्त लगेगा आपको उस कंजम्पशन बूस्ट को दिखने में। तो जरूर एक लॉन्ग टर्म निवेशक उसको भी मन में रखते हुए निवेश कर सकता है, मगर शॉर्ट टर्म में देखिए, फर्स्ट चीज आप देखिए ना, एफआईएस की भी में सोच ये हुई कि 7.8% जीडीपी का ग्रोथ था पिछले क्वार्टर का, मगर ईपीएस ग्रोथ में नहीं दिखा। क्या हो गया, कहां गया वो पैसा? जीडीपी ग्रोथ है मगर ईपीएस ग्रोथ नहीं दिख रही है, क्योंकि ये खर्चा जो हो रहा है वो खाली फ्यू कंपनीज को बेनिफिट मिल रही है, और फ्यू एक पोलराइजेशन हो रहा है, एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी इकोनॉमी में नहीं हो रही है। तो जब वो होगी ना कि प्राइवेट सेक्टर भी कैपेक्स करे और फिर उसके कारण नौकरियां भी बढ़े और एक डेवलपमेंट हो, तभी आपको इसका जरूर एक इम्पैक्ट दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म तौर पर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि थोड़ा वक्त लगेगा कैपेक्स को बढ़ने में। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી હજી લોંગ ટર્મની અંદર એક કેપેક્સને વધતા થોડો આપણને સમય लागतो જોવા મળશે, એટલે એના પર પણ એક ध्यान रखता रहीશું। सुनील सर, उसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं, तो एक નાનકડો વિરામ લઈએ ને વિરામ બાદ આપણે થોડી સેક્ટર અંગેની ચર્ચાને ખાસ કરીને આગળ વધારીશું। સ્વાગત એક નાનકડા વિરામ બાદ આપનું। આપણી સાથે અત્યારે સુनील सुब्रमण्यम साहब जोड़ाયેલા છે। सुनील सर, देखिए, ये सब बाज़ार की हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन की, लेकिन अभी यहाँ से जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमें सेक्टर्स की और स्टॉक्स की ओर देखना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पर अभी भी वैल्यूएशन थोड़े हमें हाई दिखने को मिल रहे हैं। सर, ये सिचुएशन के अंदर आप अभी कहाँ पर निवेश के थोड़े बहुत मौके ढूंढ रहे हैं? तो मेरे ख्याल में आपने कैपिटल गुड्स साइकिल की जिक्र किया, तो मैं कहूँगा कि ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को मैं पार करके थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक रखूंगा, क्योंकि आज सभी चीज़ महंगी है। तो बहुत सस्ते वाली चीज़ मिलना मुश्किल है। खाली ग्रोथ आके आपको कॉम्पनसेट कर सकती है ये वैल्यूएशंस को। तो उसमें देखें तो कंजम्पशन में चीज़ क्या है कि ये जीएसटी अनाउंसमेंट के बाद ही एक रैली शुरू हो चुकी है। तो समझिए कि विद फ्यूचर ग्रोथ को ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है। अब शायद 70% मेरे ख्याल में डिस्काउंट हो गया है शॉर्ट टर्म ग्रोथ, तो अब 20-30% का एक ऊपर अब स्किल हो सकता है। मगर जो इसका इम्पैक्ट होगा, कंजम्पशन के बढ़त का इम्पैक्ट होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त में, और जब वो कैपेसिटी बढ़ती है तभी आपको फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन की ग्रीन शूट शुरू होंगे। तो मेरे ख्याल में वो एक क्लियर कट बेट हम ले सकते हैं कि कैपिटल गुड साइकिल के ऊपर, जहाँ पे पूरी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हो या सीमेंट हो या स्टील हो, ये सब के सेगमेंट में आपको जरूर आप एक 12 टू 18 मंथ का आउटलुक रखें तो एक ग्रोथ दिखेगी, जो आज उसके दाम में उतना नहीं है, क्योंकि आज डिस्काउंटेड है गवर्नमेंट के कैपेक्स और उनके बेनिफिशियरीज, पर प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स और उनके बेनिफिशियरीज अभी आने वाले दिन में उनके ऑर्डर बुक बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप एक थोड़ी लंबी दृश्य से निवेश करेंगे आज, और
उस इंफ्रा स्पेस में ऐसी कंपनी और सेक्टर्स ढूंढे जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के ऊपर एक बेनिफिट उठा सकती है, नंबर वन। नंबर टू, इसका बेनिफिशियरी, क्योंकि अल्टीमेटली इनको फाइनेंसिंग की जरूरत है, एलसीज गारंटीज की जरूरत है, और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की एक लीडरशिप रोल में रहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग उनका एक स्ट्रांग होल्ड होता है, और खास करके एमएसएमई और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लैंड करने में, क्योंकि वही एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही एक मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल में पीएसयू बैंक का एक लोन ग्रोथ, और यहाँ पे जो लोन्स देते हैं वो अच्छे खासे 13-14% पे लेंड करते हैं, तो एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छी बढ़ सकती है। तो मेरी आज की सिचुएशन में देखूंगा तो एक लंबी दृष्टि से देखकर मैं कैपिटल गुड्स साइकिल और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत एक फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा दिख रही है, और उसमें मैं ज्यादा निवेश अभी अलोकेट करूंगा। वो एक चीज है। सेकंड मेरे लिए कि ये टैरिफ के मामले में आप देखें तो डेफिनेटली रुपी एक वीकनिंग स्टेज में दिख रही है, क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट टूल होगा इस टैरिफ को काउंटर करने में। तो अगर रुपी एक वीकनिंग पे आरबीआई अलाउ करने वाली है, और मे भी शायद मुझे 90 भी पार दिख रहा है कुछ दिनों में, तो उस चीज में देन डेफिनेटली आपको आईटी सेक्टर, जहां पे ना ही टैरिफ का कोई एक नेगेटिव है, मगर मार्केट में क्योंकि एफआईएस की एब्सेंस के कारण आईटी में एक सेलिंग प्रेशर आई है, और ये अंडर परफॉर्मर रही है, और सो एक कॉन्ट्रा कॉल में, क्योंकि अगर रिपीट डिप्रिसिएशन होता है और अगर यूएस में रेट कट होता है तो एक पॉजिटिव रुझान आ सकता है, तो एफआईएस की वापसी से आईटी को भी एक सपोर्ट मिलेगी। तो मैं कॉन्ट्रा बेट में, मैं पिछले शो में भी कह चुका हूं कि मेरे लिए आईटी एक कॉन्ट्रा तौर पर एक मेरे एलोकेशन में थोड़ा आईटी के लिए मैं रखूंगा, क्योंकि इसका ही वैल्यूएशन मुझे ठीक लग रहा है, और ये रुपी डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट इनको पॉजिटिव आ सकता है। तो मैं एक ऐसा कॉन्ट्रा प्ले में आईटी को भी हाथ में रखूंगा। फार्मा का भी सिमिलर हालत है, मगर ये मिस्टर ट्रंप भी अभी भी कह रहे हैं कि मैं 200% का टैरिफ रखूंगा, तो एक अनसर्टेनिटी मिस्टर ट्रंप के टैरिफ का उसके ऊपर है। तो थोड़ी क्लैरिटी का मैं इंतजार करूंगा बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा। એટલે જુઓ ખાસ કરીને આ કેપિટલ ગુડ સેક્ટર કે જેની અંદર સિમેન્ટ સ્ટીલ એપીસી કોન્ટ્રાક્ટર અને આ બધાથી લોન લેનારા પીએસયુ બેંક્સ આ બધા પર એક ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બીજી તરફ આઈટી સેક્ટર ખાસ કરીને કે જ્યાં આગળ અત્યારે આપણને એક સારી તેજીની અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે, કોન્ટ્રા કોલ તરીકે તમારે અહીંયા આઈટીની અંદર જવાનું છે, એટલે એના પર એક ખાસ નજર તમે અહીંયાથી રાખતા રહેજો. लेकिन सर जी खास करके मैं आपसे सुनील सर आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कंजम्पशन से रिलेटेड अभी हमें डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जीएसटी की बैठक आज हो रही है, कल होगी, और उसमें भी हम देखेंगे कि शायद बहुत सारी चीज़ों को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, ऑटो को थोड़ी बहुत राहत मिलने की हम उम्मीद रख के चल रहे, कितनी मिलेगी वो हमें नहीं पता है अभी. लेकिन ये सारी जो कंजम्पशन रिलेटेड आइटम है उसके हमने खास करके ऑटो देखा है कि डिस्क्रिशनरी में कि कितना अच्छा तरीके से उसमें हमें रैली होते हुए दिखी है. तो क्या अभी ये सारी चीज़ों में आपको लगता है कि जो दौड़ना था वो दौड़ चुके हैं, अभी थोड़ा इसमें हमें वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए, या फिर ये लेवल्स पे भी आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत निवेश यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिकॉज 70% मेरा मानना है कि जो गुड न्यूज है वो प्राइस में है। शायद अब जीएसटी काउंसिल के डिसीजन से थोड़ा 20-30% का एक ऊपर छलांग दिख सकता है, बस 70-80% प्राइस में है। मगर एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, एक है कि जीएसटी कटौती के कारण आपको वॉल्यूम्स में ग्रोथ होगी, मगर कंपनीज उसको कैसे अपने मार्जिन्स में उसका इम्पैक्ट दिखता है ये आपको जनवरी के रिजल्ट सीजन में ही दिखेगा। क्योंकि अगर कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डीलर्स के लेवल से कस्टमर के हाथ में पहुंचाने के लिए बहुत प्राइस कट्स लेती है वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए अच्छा है, मगर क्या है कि मार्जिन में प्रेशर आ सकती है। तो अक्टूबर 23 को ही दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस है, तो इसका इम्पैक्ट आपको फुल्ली एक जनवरी से जो अर्निंग सीजन डिस्क्लोज होता है उसी पे, या ये कंजम्पशन कंपनीज की वॉल्यूम तो बढ़ेगी मगर ईपीएस भी इक्वली बढ़ेगी कि नहीं, आपको तभी दिखेगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी है कि कौन सी कंपनी कैसे करती है। सेकंड, जीएसटी के अंदर भी देखिए खबर जो आ रही है कि महंगी गाड़ियों को सिन टैक्स की तरह चार्ज करेंगे,
और दूसरी बात है कि ईवी के ऊपर भी कह रहे हैं कि 20 लाख के नीचे वाली ईवी को सस्ता करेंगे, मगर 20 लाख के ज़्यादा जो प्रीमियम ईवीज़ होते हैं, उनके ऊपर 28 या 40% भी लग सकता है। तो इसलिए कंपनी स्पेसिफिक जिसकी ईवी की ज़्यादा है, हाई एंड ईवीज़ उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। तो थोड़ा जीएसटी की क्लैरिटी की ज़रूरत भी है कि कैसे एक्चुअली पैन आउट होगा ये, क्योंकि वो एक सीसी का लेवल डाल सकते हैं या एक कॉस्ट का लेवल डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कार। जो कि आपको याद है, आपको पहले भी कहते थे कि 1500 सीसी कार के ऊपर ये, नीचे ये पर, तो मैन्युफैक्चरर्स को अपना सभी मॉडल को 1499 सीसी पे बदलना था। तो ये सब चीज़ हम थोड़ी क्लैरिटी की इंतज़ार करेंगे। तो मेरा मानना है कि अब अनाउंसमेंट के बाद जो रैली हो चुकी है वो 70-80% इस प्रॉफिट ग्रोथ को कैप्चर कर चुकी है। अभी खाली 20-30% बाकी है, तो उस चीज़ के हिसाब से आप अपना एलोकेशन कीजिए। जी। और सर एक आखिरी चीज़ आपसे इसके बारे में भी पूछना चाहूँगा, ओवरऑल एक मेटल सेक्टर के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें चीन से थोड़े बहुत संकेत मिले हैं कि वहाँ पर स्टील जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो क्या आने वाले समय में ये वहाँ पर से कोई हमें और निराशा मिल सकती है, या आज जो हमें एक मूव देखने को मिल रहा है शायद उसका एक सस्टेनेंस आगे जाते हुए देखने को मिले मेटल्स में? ये बहुत मुश्किल कॉल है, क्योंकि ये ग्लोबल सिक्लिकल है। इसको इजीली आप डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई से जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्राइस लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होती है। तो और ग्लोबल में चीन और इतना अनसर्टेनिटी है, तो आज की जो छलान हुई उसको मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों इतना बड़ा छलान हुआ। तो ये मैं कहूँगा कि क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स इतने इन्वॉल्वड है, ये एज़ अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन एक डाइवर्सिफिकेशन तौर पर आप रख सकते हैं। मगर इंडिविजुअल एक कॉल लेना ऑन मेटल्स इज़ वेरी हैज़ार्डस, बिकॉज़ ओवरऑल मेटल्स में देखिए एक तरफ से गोल्ड और सिल्वर भी मेटल्स है, फिर फेरस मेटल्स होते हैं, फिर बिल्डिंग मटेरियल में जो कॉपर एल्यूमिनियम वो भी होते हैं। तो इसको एक तौर पर एक ही मेटल सेगमेंट से जानना भी मुश्किल है। मगर गोल्ड और सिल्वर की आउटलुक तो डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि यूएस में रेट कट और डॉलर वीकनिंग का सपोर्ट, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी का कंटिन्यूअंस मीनिंग गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो वो डेफिनेटली मैं कहूंगा। और स्टील के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिमांड डोमेस्टिकली आती है, मगर प्राइस चीन की एक्शन से ऊपर डिपेंड होती है। तो इसीलिए ये थोड़ी बहुत वॉलेटाइल सेक्टर होती है। तो इसको स्टैंड अलोन एक एलोकेशन में करना थोड़ी रिस्की समझूंगा। उसको एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन 10-20% ऑफ मेटल्स को रखेंगे पोर्टफोलियो में, वो उचित होगा। એ જો સોના ચાંદી પરનું એક આઉટલુક સારું, પરંતુ મેટલથી થોડુંક અત્યારે दूर રહેવાની સલાહ છે। उसी के साथ सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी इन डिटेल हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। और सर आगे जैसे हम मिलते रहेंगे और बाजार पे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। તો આ સાથે આ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ, પરંતુ વધુ અપડેટ માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।